बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिस तरह बाकी 3 सूबों की आबादी मिला के पंजाब की आबादी जितनी नहीं बनती, इसी तरह सिर्फ पंजाब सूबे में पुलिस की जो स्ट्रेंथ है और जो फोर्स है वो बाकी 3 सूबों के पुलिस की तादाद से ज़्यादा है। हम जब पुलिसिंग के हवाले से चैलेंजेस की बात करते हैं तो ज़ाहिरी बात है महवर और मरकज़ पंजाब ही करार पाता है, और हम जब पुलिस कल्चर की बात करते हैं तो ज़्यादातर उससे मुराद पंजाब का पुलिस कल्चर लिया जाता है। आज के इस जरगे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पंजाब में पुलिस कल्चर को किस हद तक तब्दील किया गया है, पंजाब में अमन व अमान के हवाले से क्या चैलेंजेस हैं, और जो वहाँ के पुलिस के सरबराह हैं उन्होंने अभी तक इस हवाले से किन किन एतराज़ात को एड्रेस किया है। हमारे साथ मौजूद है जनाब मुश्ताक अहमद सुखेरा साहब, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सूबा पंजाब। बहुत शुक्रिया सर। और पहला सवाल, ये तासुर क्यों आम है कि पंजाब में थाना कल्चर जो है वो बहुत ख़राब है, और आप 2.5 साल इंस्पेक्टर जनरल रहे, तो कितना उस कल्चर को चेंज किया आपने? थैंक यू जी, आपने मुझे मौका दिया और ये बड़ा अहम सवाल है जो हर एक के ज़हनों में आता है और पूछा जाता है। सबसे पहले तो ये कि ये इस पुलिस का जो डिज़ाइन है वो एक फ़ोर्स का डिज़ाइन है, और ये 150 साल पहले जब इसका डिज़ाइन किया गया था तो उसमें सर्विस का पहलू नहीं था, और मेन जो पुलिस का काम है वो सामने ज़रूर रखा गया, जिसमें प्रिवेंशन और डिटेक्शन ऑफ क्राइम है, मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो थी सोसाइटी, उसकी रिक्वायरमेंट बदली, लोगों में अवेयरनेस आई, और फिर ये रिक्वायरमेंट लोगों की ख्वाहिश हुई कि थाने में भी उनके साथ इंसानों वाला सलूक हो। और थानों में बुनियादी तौर पे लोगों को 4 शिकायत होती थी जो हमने रिसर्च की। पहली शिकायत ये थी कि रूड एंड इंडिफरेंट बिहेवियर, कि वहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनका रवैया ठीक नहीं है। ठीक। दूसरी शिकायत ये थी कि वहाँ पे उनकी जो शिकायत है वो दर्ज नहीं होती। और तीसरी, तफ्तीशों का मयार जो है वो नाकस हो गया। और चौथी, करप्शन, वो बदकिस्मती से पूरी सोसाइटी का डलम है। तो ये मैंने जब चार्ज लिया और मुझे बिल्कुल अदराक था इस चीज़ का कि पुलिस की परसेप्शन बहुत ख़राब है, इसके बावजूद कि पुलिस वाले दिन रात काम करते हैं, टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ाई में अपनी जानें कुर्बान करते हैं, हार्ड एंड क्रिमिनल के ख़िलाफ़ एनकाउंटर में अपनी जानें कुर्बान करते हैं, लेकिन उनकी सारी कुर्बानियाँ की रिकग्निशन उस तरह से नहीं हो पाती जिस तरह की एक कुर्बानी की होनी चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान आर्मी की, शातों की या दूसरी फोर्सेस की होती है। तो फिर मैंने ये सोचा कि इस कल्चर को कैसे चेंज किया जाए। उसके लिए मैंने आईटी सॉल्यूशन जो है वो उसकी तरफ मैं गया। सबसे पहले लाहौर में हमने पायलट प्रोजेक्ट किया 10 पुलिस स्टेशन का, फिर उसको एक्सटेंड किया 200 तक, और अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब के जो पुलिस स्टेशन है वो सारे हम आईटी पे ले आए। उसमें जो बुनियादी हमने तब्दीली की कि वहाँ का जो रिसेप्शन रूम है या फ्रंट डेस्क जिसको हमने नाम दिया है, वहाँ पे हमने पढ़े लिखे लड़के लड़कियाँ तो आईटी एजुकेटेड थे को हमने इंडक्ट किया, उनको बहुत अच्छी हमने ट्रेनिंग दी। और वो जो रिसेप्शन रूम है वो एयर कंडीशन, उसमें बुनियादी सहूलियात, उसमें इंटरनेट, उसमें कंप्यूटर, और वो सारी हमने सहूलतें मुहैया की। ठीक। और उसके बाद अब कोई भी शहरी जो पुलिस स्टेशन में जाता है तो सबसे पहले उसका जो इंटरेक्शन है, वो इंटरफेस है, वो जो सिविलियन हमारा पढ़ा लिखा स्टाफ है उसके साथ होता है। वो उनकी कंप्लेंट्स लेते हैं, फौरी तौर पे वो स्कैन करते हैं, उसका अंदराज करते हैं, उनको ट्रैकिंग नंबर देते हैं। और ये जो फ्रंट डेस्क है, इसका डाटा और इसकी जो तस्वीर है वो डीपीओ के दफ्तर में, आरपीओ के दफ्तर में, और मेरे दफ्तर में जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे लाइव जो है वो फीड उसकी अवेलेबल है। नहीं सुखेरा साहब, टेक्नोलॉजिकली तो आपकी पुलिस पंजाब की वो बाकी सूबों से बहुत आगे चली गई, लेकिन आज भी बाकी सूबों की बनिस्बत थाने में बुरे सलूक की सबसे ज़्यादा शिकायत पंजाब से आती है। थाना कल्चर का रोना सबसे ज़्यादा पंजाब में रोया जाता है, क्यों? ये एक तो ये सिर्फ पंजाब का नहीं है, पंजाब और सिंध दोनों का इशू है जी। बुनियादी तौर पे, और इसका तल्लक मैं समझता हूँ कल्चर से ज़्यादा है। मैं केपी में भी सर्विस की है, मैंने बलूचिस्तान में भी की है। केपी में और बलूचिस्तान में वो एगेलिटेरियन सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे सब बराबरी है। बदकिस्मती से जो पंजाब है उसका जो कल्चर है वो पुराना जो हिंदू कास्ट सिस्टम है उस पर खड़ा है, और उसमें वो एगेलिटेरियनिज़म नहीं है जो इन सोसाइटीज़ में है। और ये एक रवायतन जो है पंजाब में बदतमीज़ी का कल्चर जो है
वो रहा है। इवन हम तो थाने में शिकायत करते हैं लोगों से कि जी वो वहाँ पे दुरुस्त वहाँ पे लोगों के साथ रवैया नहीं है। वहाँ तो घरों में भी हम देखते हैं कि बच्चों को डांट डपट की जाती है, मार पिटाई होती है, स्कूलों में मार पिटाई करती है। तो ये ओवरऑल सोसाइटी का नहीं, तो आप डिलेमा ये है। कहना चाहते कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में पुलिस का रवैया ठीक है निस्बतन, तो उसकी वजह लीडरशिप या हुकूमतों के इक़दामात नहीं है, बल्कि वहाँ की सोसाइटी की बुनियादें कुछ और हैं? बिल्कुल, मैं तो तीनों प्रोविंसेस में रहा हूँ। बिल्कुल कि जो रवैये बुनियादी तौर पे हैं वो तो सोसाइटी से लोग लेते हैं ना जी। वो कोई आके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो वहाँ पे आके उनको मोल्ड नहीं कर रहे होते। वो इस हद तक ज़रूर कर रहे होते हैं कि एक वो डिसिप्लिन में आते हैं और डिसिप्लिन की एक रिक्वायरमेंट होती है और एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि उसके अंदर उन्होंने चलना होता है। लेकिन बुनियादी रवैया जो है वो सोसाइटी से लेके आ रहे होते हैं। लेकिन सुखैरा साहब, ये सिर्फ यानी लाहौर और गुजरांवाला तक महदूद नहीं है मामला। अब अगर जनूबी पंजाब का हम देखें तो वहाँ का भी एक लिहाज से कबाइली निज़ाम है, वहाँ पे भी रिवायात की पासदारी की जाती है, लेकिन ये अक्रॉस द बोर्ड है पंजाब में। पंजाब सारे का एक ही कल्चर है ना, बुनियादी तौर पे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये ज़रूर हुआ है कि जो सेंट्रल पंजाब है वहाँ पे लैंड होल्डिंग कम है और जो आपने साउथ की बात की वहाँ पे लैंड होल्डिंग ज़्यादा है। लेकिन इसी को हम इंशाल्लाह आईटी के साथ चेंज कर रहे हैं और अब आपको थानों में बदतमीज़ी की शिकायत नहीं आएगी इंशाल्लाह। आपको थाने में ना रजिस्ट्रेशन कंप्लेंट की शिकायत नहीं आएगी। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का तल्लक है उसके लिए भी हमने पढ़े लिखे लड़के लड़कियाँ सब इंस्पेक्टर रिक्रूट किए, उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग हमने दी जो हम एएसपी लेवल पे देते हैं। और इंशाल्लाह ग्रेजुअली आप देखेंगे कि तफ्तीश का मयार भी बेहतर होगा। और ये आईटी की जो मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं उसने बिल्कुल ये जो बदतमीज़ी का कल्चर है इसको एलिमिनेट कर देना है। अच्छा, एक तो बदतमीज़ी का कल्चर हुआ और चलो उसको थाना भी रिस्पॉन्ड करता है, वो अगर पूरी सोसाइटी का कल्चर है। लेकिन हमने देखा कि ये जो पुलिस मुकाबले हैं और जो अमूमन जाली मुकाबले करार दिए जाते हैं जिसमें लोगों को पार किया जाता है, वो तो लीडरशिप का डिसीजन होता है। ये चीज़ पंजाब में बहुत ज़्यादा क्यों है? नहीं, इस तरह का कोई डिसीजन नहीं होता कि जी जाली पुलिस मुकाबले में पार कर दें। आप अगर स्टैटिस्टिक निकाल लें तो पंजाब में कोई 1200 के करीब पुलिस ऑफिसर जो है और जवान जो है वो शहीद हुए हैं। तो वो भी उन्होंने इनकाउंटर में ही हुए हैं। और इसकी बड़ी लॉ में मौजूद है कि कोई भी पुलिस एनकाउंटर जो है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है, जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है, वो किसी एडिशनल सेशन जज को मुकर्रर करते हैं उसकी इंक्वायरी के लिए। और अगर कोई जाली पुलिस मुकाबला साबित हो तो उनके खिलाफ केस रजिस्टर होते हैं और इस तरह के चंद वाक़यात हुए भी हैं। लेकिन दर्जनों ऐसे भी पुलिस मुकाबले होते हैं कि जिसमें पुलिस को खराज तक नहीं आती और दूसरी तरफ वो जो हीनियस क्राइम में मुलविस लोग हैं वो पार हो जाते हैं। देखिए, एक ट्रेंड फोर्स है, वेल इक्विप्ड है। तो अगर हमारा बुनियादी तौर पे हम भी यही उनको पढ़ाते हैं कि आपकी ज़िंदगी ज़्यादा कीमती है, तो अभी हमने उनको बेटर इक्विप्ड भी किया है। बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, हेलमेट हैं, फिर हमने एलीट फोर्स कायम की है। अब जो बड़े रेड होते हैं या ऑपरेशंस होते हैं तो उसमें ये ट्रेंड पुलिस फोर्स के लोग जाते हैं जिसमें एलीट है, या सीटीडी वाले अगर टेररिज्म के खिलाफ करते हैं तो वो सीटीएफ उनकी फोर्स है, वो बहुत आला उनकी। लेकिन आम तासुर यही है कि इस चीज़ को रिवाज दिया था शहबाज शरीफ साहब ने 90 में, और चूंकि अब दोबारा उनकी हुकूमत है तो शायद ये रुझान इसलिए फिर फ़रोग पा गया है। ये एक परसेप्शन है। अच्छा, परसेप्शन वो चली आ रही, जैसे थाना कल्चर की एक परसेप्शन है तो वो चली आ रही है। अच्छा, ये जो आपने बात की, एक वजह क्या बुनियादी ये नहीं है कि मसलन खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ की हुकूमत भी क्लेम करती है और आपके बेचमेट भी थे, दोस्त भी थे, नासिर दुरानी साहब भी ये कहते थे कि हमने वहाँ सियासी मुदाखलत ख़त्म कर दी है, लेकिन पंजाब के अंदर थाने में आज भी सियासी मुदाखलत सिंध की तरफ बहुत ज़्यादा है। देखें, अगेन मैं जो केपी और बलूचिस्तान है उनका कंपैरिजन पुलिसिंग का पंजाब और सिंध से नहीं हो सकता। वहाँ पे जो पॉलिटिक्स है या पॉलिटिशियंस हैं उनकी स्टेक्स पुलिस के साथ वाबस्ता नहीं है, उनकी दूसरों महकमों के साथ स्टेक्स वाबस्ता हैं। माजरत के साथ पंजाब और सिंध में रेवेन्यू और पुलिस के साथ स्टेक्स जो हैं वो ज़्यादा वाबस्ता हैं। लेकिन इसको कम करने के लिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को हमने मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं और उसमें हमने एसएचओ और एसडीपीओ जो है सब डिवीजनल पुलिस ऑफिसर लगाने के लिए हम ऑफिसर्स की हमने कैटेगराइजेशन कर दी है कि जो ए कैटेगरी का है वो सिर्फ वही अफसर लगेगा। उससे बहुत हद तक जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है पोस्टिंग में वो ख़त्म हुई है। बाकी जहाँ तक तल्लक है, मैं सिर्फ पॉलिटिशियन को इसका ज़िम्मेदार नहीं ठहराता, ये पूरी सोसाइटी में एक सिफारिश का कल्चर है
जिसमें हमारे कुलीग भी हमें सिफारिशें कर रहे होते हैं, हमारे अजीज़ कारब भी कर रहे जी। होते हैं। और सबसे बढ़ के ये कि हमारे अफसर ख़ुद जो हैं वो जाते हैं, सिफारिश करवाते हैं कि ताकि किसी ऐसी लुक्रेटिव पोस्टिंग पे लगें, कमाई करें और उनको एक पैट्रोनेज मिले नहीं, और ये तहफ़्फ़ुज़ मिले। कैटेगराइजेशन आपने की है या कि शहबाज शरीफ साहब ने की है, और तकर्रुरी बुनियादी तौर पर आप करते हैं या कि शहबाज साहब और हमज़ा साहब करते हैं? आम तासुर तो यही है, खान साहब ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उधर सब कुछ हमज़ा शहबाज वगैरह करते हैं। जी, ये वही अगेन वही एक मैं तो इसको प्रोपेगेंडा कहूँगा कि मैं ये कहूँ कि जी बिल्कुल सिफारिश नहीं है तो ये भी बिल्कुल मुबालगा राई होगी। लेकिन जितना कहा जाता है उसका अशर शीर भी वहाँ पे सिफारिशी कल्चर नहीं है। एसएचओज़ की टोटल हमने जो डीपीओज़ हैं उनको अथॉरिटी है कि वो ए कैटेगरी में से लगाएं। डीएसपीज़ जो हैं एसडीपीओ वो मेरे पास अथॉरिटी हैं। चंद सिफारिशें ज़रूर आती हैं और उसको हम देख लेते हैं कि अगर वो उनमें से कोई हम समझें कि कुछ जायज़ है और वाकई वो हो सकती है। वास्ट मेजॉरिटी मैं आपको कहूँ पंजाब में आलमोस्ट 90% जो एसडीपीओ लगे हुए हैं वो बगैर किसी सिफारिश के लगे हैं और उसी क्राइटेरिया। जो डीपीओज़ हैं और आरपीओज़ हैं उनका मैं पैनल भेजता हूँ, उस पैनल का सीएम इंटरव्यू करते हैं और यही लॉ में लिखा हुआ है और उसी में से लगता है। कभी ये नहीं हुआ कि चाहे उस पैनल से बाहर लगा हो। तो ये जो तासर काम जो है ना आपके कोई ज़्यादा इस हवाले से दिया गया है कि बहुत ज़्यादा सिफारिशों पे पोस्टिंग ट्रांसफ़र होती है, ऐसा है नहीं। नहीं, जो काम आपके दोस्त और कुलीग नासिर दुरानी साहब खैबर पख्तूनख्वा में कर सके, और वो ये क्लेम करते हैं कि मैंने सियासी मुदाखलत मुकम्मल ख़त्म की थी, सारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग वो मैं ही करता था, वो मुश्ताक सुकैरा साहब जो कॉम्पिटेंस में उनसे कम नहीं है, वो पंजाब में क्यों नहीं कर सके? नहीं, एक तो मैंने कहा ना कि लॉ में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक हो रहा है। केपी में पुलिसिंग का लॉ उन्होंने डिफरेंट बनाया, उसमें उन्होंने टोटल जो है वो आईजी को ऑटोनॉमी दी। लेकिन पंजाब में जो है डीएसपी तक या एसडीपीओ की पोस्टिंग जो है या एसपी की सिंपल पोस्टिंग माइनस डीपीओ वो मेरे इख्तियार में है और उसमें बिल्कुल मैं बाख्तियार हूँ और कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं। और सिफारिशें ज़रूर आती हैं और उसमें हम देखते हैं अगर कुछ काम एंटरटेन कर सके उसमें कुलीग्स भी आती हैं, दूसरों के भी आती हैं, एक सिफारिशी कल्चर है बद किस्मती से। लेकिन डीपीओ और आरपीओ लेवल पे सिफारिश बिल्कुल ना सीएम किसी की सिफारिश पे किसी को तैनात करते हैं और ना मैं करता हूँ। और सीनियरिटी पे हम जो है वो पैनल बनाते हैं अच्छी रेपुटेशन वालों का, उनका इंटरव्यू होता है, एजेंसीज़ की भी रिपोर्ट ली जाती है और उसके अलावा भी फीडबैक लेके फिर डीपीओ और जो है आरपीओज लगते हैं। नहीं, आप जैसे तजुर्बाकार अफसर ने 2.5 साल वहाँ सर्व किया, ठीक है, सैकड़ों साल पुराना निज़ाम है, लेकिन मेरे ख्याल में अब पंजाब में शहबाज शरीफ साहब की हुक्मरानी को भी 100 साल होने को है और कहते हैं कि रंजीत सिंह से ज़्यादा हुक्मरानी उन्होंने कर ली। तो अगर इस दौरान वो इस फोर्स को सर्विस में तब्दील ना कर सके और ताना कल्चर को मुकम्मल, तो इसके बाद हम कैसे उम्मीद रखें कि एक दिन आएगा कि पंजाब में भी पुलिस का कल्चर वो दुरुस्त हो सकेगा? जब मैंने चार्ज लिया तो सबसे पहले सीएम ने जो मेरे साथ बात की वो यही कहा, मुझे कहा कि मुझे आपसे बहुत तवक्को है कि आप थाना कल्चर मुझे तब्दील करके दें और अगर थाना कल्चर तब्दील ना हुआ तो मैं आवाम के पास कैसे जाऊंगा। तो यही आईटी के जो सलूशन मैं लेके आया हूँ, ट्रेनिंग का मयार बेहतर किया, हमारी वेलफेयर जो है फोर्स की उसको बहुत बेहतर किया, डिसिप्लिन को बहुत बेहतर किया और ये आईटी की सलूशन के ज़रिए इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में देखेंगे आपको बिल्कुल टोटल ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आएगी पुलिस में। और ये जो रवायती बदतमीज़ी की शिकायत हैं और दूसरी नॉन कंप्लेंट की, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब जनाब मुश्ताक अहमद सुकैरा साहब के साथ ये खसूसी जरगा जारी रहेगा, लेकिन एक वक्फे के बाद। एक बार फिर खुश आमदेद आपको जरगे में। आज के जरगे में बात हो रही है पंजाब की, पंजाब पुलिस की, और हमारे साथ मौजूद हैं इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब जनाब मुश्ताक अहमद सुकैरा साहब। आपका बॉर्डर अफगानिस्तान से भी नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे सिंध जैसी अनारकी वाली सूरत हाल भी नहीं है, आपने पुलिस को इतना बेहतर भी किया था, आईटी को भी दरमियान में ले आए थे, तो फिर आपको रेंजर की ज़रूरत क्यों पड़ी? रेंजर्स का देखें कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं जो पुलिस की कैपेसिटी नहीं है वहाँ पे, और वो एरिया पुलिसिंग एरिया भी नहीं है, वो सेमी ट्राइबल एरिया है। बुनियादी तौर पे राजनपुर और डीजी खां के जो एरिया हैं वहाँ पे बलोच जो हैं इंसर्जेंसी वाले लोग वो भी वहाँ पे उनके भी फुटप्रिंट्स वहाँ पे आते रहे हैं। और इसके अलावा जो वहाँ पे कच्चे का एरिया है वहाँ पे भी हमारी कैपेसिटी के इशू थे।
तो बुनियादी तौर पे ऐसे जो इनएक्सेसिबल एरिया थे, और ये जो ट्राइबल एरिया है राजनपुर और डीजी खान डिस्ट्रिक्ट के, तो उसके लिए बुनियादी तौर पे रेंजर्स की हमें तो ज़रूरत अब पड़ी। रेंजर आपके साथ लाहौर और गुजरांवाला पिंडी वगैरह में कुछ नहीं कर रही है, वो सिर्फ उन इलाकों के लिए मदद कर रही है? बुनियादी तौर पे वो इलाके हैं, लेकिन जहाँ पे हम खुद समझते हैं कि हमें रेंजर्स के साथ जो है वो ऑपरेशन करना, और वहाँ पे एक तो जो रेंजर्स को बुलाया गया वो लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के लिए या क्राइम फाइटिंग के लिए नहीं बुलाया गया, अच्छा। वो एटीए के तहत उनको बुलाया गया है। एंटी टेररिज्म के हवाले से जो ऑपरेशन है उसके लिए बुलाया गया है, जो बुलाया भी उनको गया यानी है। सिंध में रेंजर को जिस तरह बुलाया गया है, सिंध और पंजाब का मामला मुख्तलिफ है? टोटली मुख्तलिफ है। अच्छा। वहाँ पे वो तो रेंजर ऑलमोस्ट सारी पुलिसिंग कर रही है। हाँ। यहाँ पे सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ जो ऑपरेशंस हैं उसमें भी वो भी उन्होंने सीटीडी के साथ मिल के करना है। अच्छा। हाँ, और सिंध में तो लगता है कि ड्राइविंग सीट पे रेंजर बैठी हुई है, यहाँ पे वो ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई है, आप सहूलतकार हैं या कि आप लोग ड्राइविंग सीट पे रेंजर सहूलतकार है? थोड़े से ऑपरेशंस होते हैं, वो भी आईबीओज हम कहते हैं, जो कि इंटेलिजेंस बेस्ड हैं। तो इंटेलिजेंस बेस्ड जो है वो ऑपरेशंस हैं, और जब कोई ऐसी आती है तो ये सीटीडी और रेंजर्स के अफसरान बैठ के वो तय करते हैं, और उसके बाद वो ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। तो वो इसमें कोई ड्राइविंग सीट वाली बात नहीं है। लेकिन बाकी मामला सिंध से मुख्तलिफ है। बिल्कुल, बाकी क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, वो सारी हमारे ज़िम्मे है। तो इस हवाले से फिर अपोजिशन का और बिलखसूस पीपल्स पार्टी का ये एतराज़ दुरुस्त नहीं है कि जी यहाँ पे सिंध में जो रोल उनको दिया गया है वो पंजाब में उनको नहीं दिया गया, हालांकि दहशतगर्दी के ज़्यादा मराकज़ भी तो पंजाब में हैं। देखें, ये तो मैं समझता हूँ कि सूबे की मर्ज़ी है ना जी, कि रेंजर्स को बुलाए या ना बुलाए। तो पंजाब ने अगर कॉल किया तो सिर्फ एटीए के लिए किया। अब ये सिंध को फैसला करना चाहिए कि अगर उनकी पुलिस में इतनी कैपेसिटी है तो वो रेंजर को ना बुलाएं वहाँ पे। उसके अलावा जहाँ तक दहशतगर्दी के हवाले से कि जी पंजाब में कोई ऐसी सेंटर है, ऐसे पंजाब में कोई सेंटर नहीं है, ना कोई ऐसा कोई जगह है। हमने बड़े प्रोएक्टिव एक्शंस किए हैं, और वहाँ पे मजहबी दहशतगर्दी का और दूसरी दहशतगर्दी, मजहबी दहशतगर्दी तो मैं कहूँगा, और एक्सट्रीमिज़म का ख़ास तौर पे, उसका तो हमने ख़ात्मा कर दिया। लेकिन आम तासुर यही है कि इधर हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा पंजाब हुकूमत का या पुलिस का उनके साथ मुकमुका चल रहा है। नहीं, देखें ना, कोई ऐसी मुकमुक वाली बात नहीं, ये टोटल प्रोपोगंडा है। अलबत्ता कुछ जो हमारी जिहादी तंजीमें हैं रवायती, उनके ज़रूर जो आप कह लें मदारस हैं, उस हवाले से लोग रेफरेंस देते हैं। बाकी जहाँ तक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो सेक्टेरियन है या दूसरी, ना किसी का कोई मरकज़ है, ना किसी का कोई सहूलतकार वहाँ पे मौजूद है, ना कोई रिक्रूटिंग सेंटर है। बिल्कुल एब्सोल्युटली पूरे पंजाब में जो लोग ये इनफैक्ट कहते हैं, तो उनके साथ समटाइम मेरा भी इंटरेक्शन, तो मैं कहता हूँ मुझे वो जगह तो बताएं जहाँ पे टेररिस्ट का कोई सेंटर है, जहाँ पे सहूलतकार बैठे नहीं, हुए हैं, जहाँ पे लश्कर जंग रिक्रूट भी कर रहे हैं। उठी थी झंग से। जैश मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर बिलोंग्स टू साउथ पंजाब। इसी तरह मजहबी जमातों के सबसे ज़्यादा दफातर वो यहाँ पे है, जमात दावा का हेडक्वार्टर यहाँ पे है। तो इस पर कैसे लोग बिलीव करें कि जी पंजाब में ये लोग नहीं हैं? देखें, ये दो तो जिहादी तंजीमें आपके इल्म में भी हैं। बाकी जहाँ तक स्पाई मोहम्मद है, उसका वो उठी थी जंग, और ये ठोकर नियाज बेग लाहौर में, और ये जो लश्कर जंगवी वो जंग से शुरू हुई थी। तो अब तो उनको ख़ात्मा हो गया बिल्कुल, पंजाब में कोई निशान, नामो निशान नहीं है दोनों तंजीमों का। अच्छा, तो ये जो मौलाना लुधियानवी साहब हैं, किसी ज़माने में ये भी से पैसा भाई, तो इनका लश्कर जंगवी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो तो पंजाब में पॉलिटिकल देखिए, एक्टिविटीज़ ये करते। कहा जाता था कि ये लश्कर जंगवी स्पाई साहबा की ऑफ शूट है। तो अब तो लश्कर जंगवी पंजाब में एग्जिस्ट ही नहीं करती, और स्पाई साहबा जो है उसमें भी इतनी शिकस्त रेख तो ही कि उसकी भी जो वो वैसे भी कहते हैं कि जी हम तो एक सियासी मजहबी जमात है और हमारा टेररिज्म से कोई तल्लक नहीं है, और अगर साबित हो तो हमारे खिलाफ एक्शन लें। और अब उनके भी रैंक एंड फाइल में, पहले उनके जलसों में अमूमन मुखालिफ जो सेक्ट था उनके काफर के नारे लगते थे। अब 2 साल से किसी जगह पे तहरीर व तकरीर में सवाल ही पैदा नहीं होता कि दूसरे सेक्ट को जो है वो काफर कहा गया हो या मुर्तद कहा गया हो। आप ये समझते हैं कि जो लुधियानवी साहब की अहले सुन्नत वल जमात हैं वो रिफॉर्म हो चुकी है और उसका लश्कर जंगवी जैसी तंजीम से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए उनको इजाज़त है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की? देखिए, हमारे पास तो कोई ऐसी एविडेंस नहीं है। एविडेंस अगर आती है कि किसी का कोई लिंक है इनकी जमात के किसी बंदे का, तो उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल बड़ा भरपूर एक्शन होता है। जहाँ तक उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी लग है,
तो वो ज़ाहिर है सबको जो लॉ है, कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो इजाज़त है उसके अंदर रहते हुए उनकी वो इजाज़त है, अगर है तो, उसके अलावा नहीं है। और जो जो इस वक्त जमात दावा है, तो क्या उनका लश्कर तैयबा के साथ कोई ताल्लुक? क्योंकि लश्कर तैयबा को हम बैन कर चुके हैं, तो उनका उनके साथ ताल्लुक नहीं है, इसलिए वो पंजाब में फ़ाल है। नहीं, अभी तो जमात दावा भी फ़ाल नहीं है। एक फ़लाह इंसानियत के नाम से उन्होंने एक तंजीम उनकी है जो बुनियादी तौर पे ये रफ़ाई कामों में है, तो वो ज़रूर फ़ाल है। और मैं समझता हूँ कि ये जो जिहादी हमारी तंजीमें हैं, इनको ग्रेजुअली हमने इनको इस तरफ लेके आना है कि अच्छा। ताकि वो ऑब्ज़र्व हों सोसाइटी में, और वो जिहाद जो है, वो जिहादी जो हमारे हैं उनको जैसे उन्होंने इस फिलांथ्रेपी के कामों में वो लगा रहे हैं, फलाई कामों में लगा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छा एक यानी कदम है। हुकूमत की पॉलिसी इस वक्त उनको कुचलने का नहीं, बल्कि उनको मेन स्ट्रीम करने का है। हुकूमत ने इसमें पॉलिसी ज़रूर बनाई है, उसके खदोखाल आपके इल्म में भी हैं कि ये काम ग्रेजुअली होना है, ये ठीक। आप ओवरनाइट नहीं कर सकते। अच्छा। ये क्योंकि एक नज़रिए के तहत लोग जो हैं वो जिहाद को उन्होंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, ठीक। तो फिर आपने एक तरीके से चल के आगे बढ़ना है और उनको रिहेबिलिटेट करना है। सुकैरा साहब, एक तो ये कि ये भी तासुर आम है कि जी पंजाब पुलिस में अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम भी बहुत कमज़ोर है। नहीं, ये बिल्कुल तासर गलत है। हमने तो बल्कि पंजाब पुलिस में एक बाकायदा पूरा ब्रांच बनाई है डिसिप्लिन और इंस्पेक्शन की, जिसका हेड जो है वो एडिशनल आईजी रैंक का है, और वो इंस्पेक्शन भी करते हैं, वो इंक्वायरीज़ भी करते हैं, और जिसके ख़िलाफ़ भी हाई हैंडेडनेस या करप्शन का केस साबित होता है उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल भरपूर एक्शन होता है। और ये अलहदा बात है कि चूँकि वो ये फोर्स बहुत बड़ी है और एक्शन भी उसी हवाले से ज़्यादा होते हैं, ठीक। लेकिन वो शायद लोगों को उतना उनके रडार पे नहीं आते। जो सानिया मॉडल टाउन था उसमें कई लोग जाँ बहक हुए, तो उनके ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ पंजाब पुलिस ने अपने तय कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, उसमें इंक्वायरीज़ भी हुई, जुडिशल इंक्वायरी भी हुई, आपके इल्म में है। उसके बाद 2 एफआईआर्स भी हुई, एक पुलिस की तरफ से हुई, एक उन्होंने ख़ुद करवाई थी, और उस एफआईआर दोनों की जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। उसके बाद उन्होंने एक इस्तग़ासा दायर किया, प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो एटीए कोर्ट में, और वो चल रही है, वो एडमिट हो गई है, और उसमें जो भी फैसला आएगा तो उसकी रोशनी में आगे एक्शन हो जाएगा। अच्छा, इसके बरक्स भी एक काम होता है कि तारुल कादरी साहब के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में केस रजिस्टर्ड है, यहाँ अदालत से उनकी वारंटी गिरफ्तारी निकलते हैं, वो आपके पंजाब में आते हैं, लाहौर में जलसे करते हैं, उनको कुछ नहीं कहा जाता। तो ये तो इस्लामाबाद वालों को चाहिए ना जी, वो कोई एक्शन करें। नहीं तो लाहौर पुलिस के पास इधर से कोई वो नहीं आया है, वारंट उनके लिए नहीं आया है। वारंट ऐसे नहीं, जिस फोर्स को रिक्वायर होती है कि किसी का कोई जो वांटेड होता है, तो वो जाके खुद मदद तलब करते हैं कि जी हमें ये उसका एक प्रोसीजर बना हुआ है। लेकिन अदालत से भी वारंट निकले उसके बाद तो वो लाहौर आते हैं ना, लाहौर में ठहरते तमील हैं। इस्लामाबाद पुलिस को करवानी चाहिए ना। हाँ, लेकिन नहीं, वो उनका क़याम भी लाहौर में होता है, वो लाहौर आके लाहौर से ही चले जाते हैं कनाडा। तो बिल्कुल, ये इस्लामाबाद पुलिस से आप ज़रूर पूछें किसी वक्त। अच्छा, रिसेंटली मसलन आपका उधर हमने देखा डॉल्फिन फोर्स बन गया है, कंप्यूटराइजेशन हो गई है, कैमरे हो गए हैं, मॉब कंट्रोल के लिए आप लोगों ने अलग फोर्स बना दी। उसके वजूद पाकिस्तान के दिल और पंजाब के दिल लाहौर में उस रोज़ पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे इदारे में ये वाक़या क्यों हो गया? और इस तरह लग रहा था कि जैसे वो कोई वज़ीरिस्तान ही, क्योंकि वो लोग एक दूसरे को मार रहे थे और पुलिस उनको नहीं रोक सकी, एक दूसरे के सर उन्होंने फोड़ दिए। असल में हमारी कोशिश होती है जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बहुत हार्श रवैया ना रखा जाए, और बहुत ज़्यादा जो आप कह लें कि सख्ती के साथ निपटने की बजाय नरमी के साथ किया जाए। वो स्टूडेंट्स हैं, उनकी बड़ी टेंडर एज होती है। ठीक। मैं उसमें समझता थोड़ा सा यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का भी है कि दोनों तंजीमें जो थी, एक ने तो जो पख्तून और बलोच थे उन्होंने तो बाकायदा वहाँ पे इजाज़त से वो अपना प्रोग्राम कर रहे थे, और दूसरी तंजीम बग़ैर प्रोग्राम के, बग़ैर इजाज़त के वो प्रोग्राम कर रहे थे। तो उनका दोनों का एक ही वक्त में वहाँ पे करीब करीब ये प्रोग्राम करना, वो एक दावत थी कि यहाँ पे कोई ना कोई इनके आपस में कोई इस तरह का मसला पैदा हो सकता है, क्योंकि उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पीछे बन चुकी थी।
तो उसमें पहले तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम तो स्पेशल ब्रांच ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया था कि ये इस तरह का टेंशन है और 2 प्रोग्राम हो रहे हैं तो इस तरह का कोई वाकया हो सकता है, तो क्योंकि आपने हिफाजती इंतजाम नहीं किए थे? एक तो चूँकि प्रोग्राम इजाज़त से हो रहा था, एक बग़ैर इजाज़त के हुआ। तो जो बग़ैर इजाज़त के था, ये यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को चाहिए था कि उस हवाले से जो है वो इंतज़ामात करती। पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, इंतज़ाम भी किया हुआ था, लेकिन वो जो सख्त रवैया है वो इनिशियली नहीं अडॉप्ट किया स्टूडेंट होने की वजह से। तशद्दुद में पहल फिर किस फरीक ने की थी? पहले फरीक तो एक जो जमीयत का फरीक है उसने जाके पहले वो की थी पहले। लेकिन उस वक़्त भी पुलिस मौजूद थी, तो फिर जब उन्होंने मारना पीटना एक दूसरे को शुरू किया और फिर उसके बाद वो दूसरे फरीक आए, वो उन्होंने ख़वातीन के पंडाल पे हमला कर दिया, तो पुलिस क्यों उनको नहीं रोक सकी? वो तो लग पुलिस ने लिया एक्शन, बाद में लोगों पर अरेस्ट भी किए हैं, उन पे पर्चा भी रजिस्टर किया है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। लेकिन ये इन चीज़ों का जो आपका जो मॉब कंट्रोल का वो मामला है या फिर ये आपका कैमरों का, तो वो इस मामले में हेल्प नहीं करता कि इस तरह के वाक़यात अगर रुक नहीं जाते? देखें, ये स्पॉन्टेनियस इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, आइंदा भी होते रहेंगे, लेकिन असल ये है कि उसको आप हैंडल कैसे करते हैं और एक्शन क्या लेते हैं। ठीक। उसको मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी डिलीजेंटली हैंडल किया। जो स्टूडेंट्स हैं उन पे पुलिस ने तशद्दुद नहीं किया, अच्छी बात है, मैं तो समझता हूँ। और उसके बाद जो पोस्ट ये जो इंसिडेंट है उस पे केस भी रजिस्टर हुए हैं, अरेस्ट भी लोग हुए हैं, और उनके ख़िलाफ़ जो है बिल्कुल एक्शन होगा। और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया भी एक्शन ले रही है, उनको यूनिवर्सिटी से वो एक्सपेल करेंगे या सस्पेंड करेंगे, और मेरे ख्याल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज चला जाएगा। नाज़रीन, पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक ये जरगा हम कंटिन्यू करेंगे एक वक्फे के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। आज के जरगे में हमारे साथ हैं जनाब मुश्ताक अहमद सुकैरा साहब, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब। जी साहब, आपने शुरू में बात की पंजाब और केपी वगैरह के कल्चर और माशरती साख्त में तब्दीली का, लेकिन हमने देखे मोटरवे पुलिस को जब तनख्वाहें सही दी गई, उनको मराहत सही दी गई, तो वो फिर पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाला हो या सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले हो, उस पुलिस वाले का रवैया भी ठीक होता है और ड्यूटी भी उसकी ठीक होती है। तो एक हाल ये भी है कि भाई अगर तनख्वाहें बढ़ा दी जाए, सहूलियात बराबर दे दी जाए, तो शायद पंजाब की पुलिस भी फिर उस हवाले से मोटरवे पुलिस जैसी हो जाएगी। पिछले दिनों हमने देखा कि चीफ सेक्रेटरी और आपकी तनख्वाहों में तो बड़ा गैर मामूली इजाफा हुआ। इस पूरे अरसे में आपने आम सिपाही की तनख्वाह को बढ़ाने के लिए, उनकी दीगर मराहत और सहूलियात को बढ़ाने के लिए क्या किया? पहली बात, आपने जो मोटरवे पुलिस की है वो एक बहुत अच्छा मॉडल है, लेकिन उसमें ये ज़रूर सामने रखना चाहिए कि उनके ड्यूटी आवर्स 8 घंटे हैं, उसके अलावा उनकी तनख्वाहें डबल हैं, फिर उनका मंडेट बड़ा लिमिटेड है। वो एक टनल में आप समझें कि लॉ की एनफोर्समेंट और ट्रैफिक रूल्स की कर रहे हैं, जबकि जो दूसरी पुलिस है वो बड़ी वास्ट, उनका आप समझे मैंडेट है, वो क्राइम फाइटिंग का है, टेररिज्म का है, लॉ एंड ऑर्डर है, सिक्योरिटी है। तो वो कंपेयर आप कर नहीं सकते उनके साथ। ना उतने वसाइल गवर्नमेंट दे सकती है, लिमिटेड जो गवर्नमेंट के वसाइल हैं कि तनख्वाहें बढ़ाने के अलावा हवाले से, या मशीनरी इक्विपमेंट के हवाले से, या ट्रांसपोर्ट के हवाले से, उतने वसाइल गवर्नमेंट शायद इस वक्त दे नहीं सकती। उसके अलावा जो आपने का तो पंजाब की हुकूमत इतनी गरीब तो भी नहीं है, उसके पास अगर मेट्रो के लिए और ट्रेनों के लिए और इस लग्जरियस प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे हैं, तो आपने उनका ये केस टेकअप नहीं किया कि जी ये पहली तरजीह होनी चाहिए? नहीं, तरजीह अब है, पहली तरजीह है यकीनन। ये जो आईटी के प्रोजेक्ट बिलियंस के हैं, जिसमें IC3 ये कैमरों वाला है, तो अरबों के प्रोजेक्ट हैं। ये पंजाब के 6 शहरों में आ रहे हैं, डॉल्फिन आ रहा है, इसके अलावा बाकी ये IT के आ रहे हैं, तो यकीनन ये तरजीह है। लेकिन ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने दूसरा जो है हेल्थ एजुकेशन है उसको भी देखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखना है। तो प्रपोर्शनेटली मैं देखूँ तो यकीनन प्रायोरिटी पुलिस है। आपने तनख्वाहों की बात की, तो कांस्टेबल का हमने पंजाब में ग्रेड 5 से 7 किया, हमने हेड कांस्टेबल का ग्रेड 7 से 9 किया, ASI से 9 से 11 किया, और बाकी तीनों सूबों में अभी वो सबका ग्रेड में है। उसके अलावा जो हमारा आपने तनख्वाह का चीफ सेक्रेटरी आई की बात की, वो हमें तनख्वाह नहीं मिल रही जो इजाफा हुआ था, पहले तो मैं ये आपको बता दूं। अच्छा, और वो गवर्नमेंट ने जो सोचा था वो इस तरह सोचा था कि मैं जब लॉ कॉलेज से CS का एग्ज़ाम दे के, तो मैं सिविल सर्विस में आ गया और 35 साल मैंने सर्विस की। IG चीफ सेक्रेटरी दिन रात काम करते हैं, 35 साल उन्होंने, ऑलमोस्ट जो भी इस पोस्ट पे आता है किसी की भी सर्विस 28-30 साल से कम नहीं होती। तो इतनी सर्विस के बाद आप जो उसको तनख्वाह दे रहे हैं
वो मैं समझता हूँ कि एक मजाक के बराबर है। और अगर गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जी इनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए, मुझे कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो उनकी तनख्वाहें आपके इल्म में ही होंगी कि वो कितनी ज़्यादा हैं और पोस्ट रिटायरमेंट कितनी अब उनको पंजाब बेनिफिट के है। आईजी को कितनी तनख्वाह मिलती थी? मैं सारे सारे आईजीज़ को 22 ग्रेड की जो तनख्वाह है वो सब की बराबर है और वो को 1.25 लाख के करीब मिलती है, और जो पेंशन है वो 1 लाख कोई 44,000 के करीब मिलती है। तो जब के तो ये जो इजाफा हुआ था वो अभी उस इजाफे के हिसाब से आपको नहीं मिल रही नहीं जी, तनख्वाह? हमें तो नहीं मिल रहा, हमारे इजाफे पे तो इतना शोर पड़ा, लेकिन यही मैं कहता हूँ कि फिर कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन ये हमारे शहबाज शरीफ साहब अगर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के साथ अपना वादा पूरा नहीं कर सकते तो आम सिपाही और नहीं, आम आदमी उन्होंने के तो साथ वादा कैसे? पूरा किया है, लेकिन हासिन की नज़र लग गई है। वो कोई एडिटर जनरल साहब जो हैं उन्होंने उसका कुछ वो मोटो लिया हुआ है और वो उस पर देख रहे हैं कि जी ये कानूनी तौर पे हो सकती है या नहीं हो सकती। लेकिन आप ये देखें कि आईजी चीफ सेक्रेटरी सूबे के 2 इंतज़ामिया के बहुत अहम ज़िम्मेदार हैं और दिन रात वो काम कर रहे हैं, 30-35 साल वो सर्विस कर रहे हैं, और उनकी तनख्वाह देखें और पोस्ट रिटायरमेंट उनकी पेंशन देखें, और हाई कोर्ट के जो जजेज़ हैं वहाँ पे उनकी तनख्वाह और पेंशन देख लें। लेकिन असल में ये जो इम्प्रेशन बन गया आम तासुर तो यही है कि यहाँ सिपाही भी अपनी तनख्वाह का मोहताज नहीं होता, SHO की कमाई दूसरी इतनी ज़्यादा होती है कि उसको तनख्वाह की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो कहीं ये तासुर जो पुलिस और पुलिस अफसरान के बारे में वो आपके लिए मुसीबत नहीं बनी है कि जायज़ तनख्वाह हुकूमत बढ़ाती नहीं है? देखें, करप्शन तो सारे महकमों में है, बल्कि सोसाइटी में है। हाँ जी। हम लोगों को फ्रेश लेते हैं हर रैंक पे, जब लेते हैं कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर या ASP पे, तो इस सोसाइटी से आ रहे होते हैं ना, तो वो वैल्यू तो वहीं से लेके आ रहे होते हैं। वो आके पुलिस में तो ऐसी ट्रेनिंग नहीं होती रिश्वत लेने की, या बाकी महकमों में जो लोग आ रहे होते हैं तो वहाँ पे भी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। और पुलिस के अलावा स्टेट के जो बाकी ऑर्गन में लोग जहाँ पे 10-10 लाख 15-15 लाख तनख्वाह ले रहे होते हैं, तो वो भी करप्शन कर रहे होते हैं। शुहदा का क्या पैकेज है अब पंजाब में? शुहदा का पैकेज हमने 3 हिस्सों में तकसीम उसको किया है। सबसे जो बड़ा पैकेज है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जो लड़ रहे हैं, उसमें जो शहीद होता है वो कांस्टेबल को 1 करोड़ रुपया उसकी फैमिली को जो कंपनसेशन मनी मिलेगी, जो अभी रिसेंटली अप्रूव हुआ है, नोटिफिकेशन भी हो गया उसका। और 5 मरले का उसको गवर्नमेंट घर लेके देगी, अगर घर नहीं लेके दे सकती तो 1 करोड़ 35 लाख रुपया वो देगी ताकि शहीद की तो फैमिली माशाअल्लाह खुद खरीद ले। पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से बहुत ज़्यादा और है। उसके अलावा उसकी तनख्वाह जो वो जारी रहेगी, और तनख्वाह के अलावा 20,000 रुपया जो है वो उसको मेंटेनेंस अलाउंस हर महीने मिलेगा, और उसके बच्चों की तालीम जो है उसका ख्याल रखा है। और ये आप समझे कि कांस्टेबल का जो कंपनसेशन है वो 2 करोड़ 35 लाख से शुरू होती है, और जो आखिरी रैंक है वो 7 करोड़ तक जाती है। अच्छा सुकैरा साहब, आपकी फाइंडिंग्स क्या है कि पुलिस के काम की राह में रुकावट सबसे ज़्यादा कौन सा तबका बनता है? सियासी लोग, फौज, मीडिया, जुडिशरी या कोई और? बुनियादी तौर पे जिस तरह KP में बड़ा अच्छा लॉ बना है, जब तक आप 3 चीज़ों का मैं कहता हूँ ना एक ट्रायंगल बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी अथॉरिटी और आपकी अकाउंटेबिलिटी। ये एक ट्रायंगल है कि जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको डिस्चार्ज करने के लिए आपको अथॉरिटी दी जाए। अथॉरिटी में सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपको वसाइल भी हों, आपके पास वो कानून भी हो। और तीसरी चीज़ अकाउंटेबिलिटी इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि फिर आपको अगर वो अथॉरिटी दी गई है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए सब कुछ दे, तो फिर आपकी उसी तरह अकाउंटेबिलिटी भी हो। तो ये तीनों का कम्बिनेशन जो है वो ज़रूरी है। तो वो जिस तरह अभी डेवलप हो रही है पुलिस, आप अगर मैं कंपैरिजन करूं 2000 से पहले का और आज का, तो बहुत फ़र्क पड़ चुका है। ऑटोनॉमी के हवाले से भी, कैपेसिटी के हवाले से भी, अकाउंटेबिलिटी के भी हवाले से। तो सोसाइटीज़ ऐसा ऐसा ग्रो करती हैं, और KP में अच्छी इब्तदा हुई है, पंजाब में भी अभी वो पुलिस आर्डर है, और पुलिस आर्डर में थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ ये अच्छा लाया, और KP का भी जो लाए वो बाई एंड लार्ज उसी पुलिस आर्डर पे बेस नहीं, पुलिस अफसरान ज़्यादा सियासतदानों से तंग होते हैं, मीडिया से तंग होते हैं, जुडिशरी से तंग होते हैं, या कि दूसरी फोर्सेस से तंग होते हैं? और पुलिस वाले तो सबसे तंग होते हैं जी, घर वालों से भी तंग होते हैं, वो भी बहुत सिफारिशें करते हैं। अच्छा। कुलीग भी बड़ी सिफारिशें करते हैं। मीडिया से हमें ये गिला रहता है कि वो नेगेटिव हमारी प्रोजेक्शन बहुत करते हैं, और जो हमारी पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको वो बिल्कुल वो प्रोजेक्शन उसकी नहीं होती। शायद वो कहते हैं मीडिया में
कि गुड न्यूज़ इज़ ए नो न्यूज़, तो उसका शिकार सबसे ज़्यादा हम होते हैं। और पुलिस ज़्यादा किसको तंग करते हैं? और फिर उसके अलावा ये भी है फ्रैंकली कि पुलिस इज़ ए सॉफ्ट बैले ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को अगर रगड़ा देना को और चीज़ ना मिले तो पुलिस तो हाजिर है ना। तो उस हवाले से। और पुलिस ज़्यादा किस तबके को तंग करती है? हमने देखा है कि अमूमन ताजिर ज़्यादा शिकायत करते हैं। देखें, मैं तो कहूँगा पूरी सोसाइटी के हवाले से कहूँगा कि जो भी ताकतवर है, वो चाहे पुलिस है, चाहे सोसाइटी में दूसरा कोई ताकतवर है, वो दुकानदार है तो वहाँ पे सेल्समैन जो है वो उससे तंग होगा, वो उससे ज़्यादती कर रहा होगा। अगर इंडस्ट्री में है तो वो मालिक मज़दूर के साथ कर रहा होगा, पुलिस वाला भी है तो वो गरीब के साथ ज़्यादा कर रहा होगा। ठीक, एक मैंने ये महसूस किया है एज ए स्टूडेंट कि पुलिस एक तो लॉ एंड ऑर्डर जो कि उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी, उसमें उसके साथ दूसरे एक्टर बहुत ज़्यादा आ गए हैं। दूसरा फिर इंफॉर्मेशन का और इख्तियारात का वो कोई प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और इंफॉर्मेशन की सिंक्रोनाइजेशन का कोई सिस्टम नहीं है। पंजाब में कोई इस मामले को आप लोगों ने एड्रेस किया है किसी हद तक? ये बिल्कुल, मैं सारे पुलिस अफसरान को ये बिल्कुल, हम बहुत सारी ब्रीफिंग में ये बात हमने की है और इसमें हमने ट्रेनिंग भी अपने अफसरों के दी। उसमें फेडरल गवर्नमेंट का एक अदारा है PPC, उन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया, उन्होंने ट्रेनिंग भी करवाई हमारे अफसरों की भी, हमारे जो DPR डिपार्टमेंट है उसकी भी, और वहाँ पे एक मीडिया सेल भी कायम करके दिया। और ये उनको यही बुनियादी तौर पे हमने बताने की कोशिश कि मीडिया एक रियलिटी है और ये उस माइंड सेट से बाहर आएँ, इनको अपना एडवर्सरी ना समझें, इनको अपना पार्टनर बनाएं, ठीक, ताकि ये लोगों में अवेयरनेस पैदा करें। और उस अवेयरनेस के बगैर पुलिस अकेले ना क्राइम कंट्रोल कर सकती है, ना दहशतगर्दी पे काबू पा सकती है, जब तक पूरी सोसाइटी का तावन हासिल नहीं होगा। और उस परसेप्शन को बेहतर करने के लिए मीडिया सबसे अहम रोल अदा करता है। और हमने ये लोगों अपने अफसरों को कहा है कि आप सच को मत छुपाएं, अगर आपसे ज़्यादती हुई तो आप मीडिया को बताएं कि काली भेड़ें हर जगह पे होती हैं। अगर हमारे किसी रुकन से अगर कोई ज़्यादती हुई है तो जो कानून के मुताबिक कार्रवाई, बजाय इसके कि आप छुपाएं और उसके ऐबों पे पर्दा डालें, उसके खिलाफ एक्शन लें। ठीक। तो ये हमने काफ़ी इस सिलसिले में पहले से बेहतरी आई है। आखिरी सवाल, रिटायरमेंट के बाद क्या इरादे हैं? अभी तक तो कोई इरादा नहीं है जी, वो रिटायर होंगे तो वो आराम करेंगे और मेरा बेटा बाहर होता है, कोई उसके पास जाएंगे और कोई किताबें पढ़ेंगे, कुछ इस तरह का सोचा हुआ है जी। कोई नई असाइनमेंट अपनी तजुर्बात से किसी सरकारी मनसब की सूरत में मज़ीद मुस्तफ़ीद करना चाहेंगे मुल्क को? अभी तो मुझे कोई ऐसी फ्रैंकली ऑफ़र नहीं आई है, लेकिन अगर कोई अच्छी ऑफ़र हो जहाँ पे मुझे मुल्क व कौम की खिदमत का मौका मिले तो ज़रूर मैं इंशाल्लाह उसको करूँगा। जनाब मुश्ताक अहमद सुकैरा साहब, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का, और हमारी दुआ है कि आप आगे की ज़िंदगी में भी इसी तरह कामयाब रहें, कामरान रहें, आप सुरखरू रहें। नाजरीन, इसके साथ ही आज के इस स्पेशल जरगे का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। सलीम साफ़ी और जरगा की प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।